नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने इतिहास के पहले अध्याय प्रथम विश्व युद्ध का अध्ययन किया। उसके बाद अब द्वितीय विश्व अध्याय आता है जिसका नाम है दो विश्व युद्ध के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक चला, बहुत ही विनाशकारी था। इतिहास के विद्वान लोग कहते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पराजित देश थे, जिनके साथ संधि समझौतों के माध्यम से संधियाँ की गई थी और उनको उस संधि पर हस्ताक्षर कराए गए थे, या यूँ कह सकते हैं कि जो पराजित देश थे, विशेषकर हम कह सकते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी जो पराजित राष्ट्र था, उनके साथ जो संधि पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया था, यह कोई युद्ध विराम का परिणाम नहीं था, या यूँ कह सकते हैं कि यह युद्ध समाप्ति की कोई बात नहीं थी। इसे तो हम ये कह सकते हैं कि जो विश्व युद्ध चल रहा था, वह विश्व युद्ध कुछ समय के लिए रुक सा गया या कुछ समय के लिए विराम से लग गया। जैसे मजदूर काम करते रहते हैं और कार्य करते करते उन्हें भोजन के लिए बीच में लघु अवकाश की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही ये युद्ध है वो चल रहा था और युद्ध बीच में थोड़ा सा विराम हो गया। यह कोई मामूली विराम नहीं था। इसका कारण था पराजित राष्ट्र जर्मनी और उसके साथ जो संधि की गई थी, उस संधि का परिणाम था। उस संधि में पराजित राष्ट्रों को इतना अपमानित होना पड़ा था कि वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उतावले हो गए थे। वे अपने द्वारा जीते हुए राष्ट्रों को तो वापस कर दिया संधि की शर्तों के अनुसार, क्योंकि उस समय उसकी मजबूरियाँ थी। लेकिन उन राष्ट्रों में जो गणतंत्री सरकारें बनी, वह गणतंत्री सरकार उतने सफल नहीं हो पाई और वहाँ उस सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो उठा। उसी विद्रोह का परिणाम बड़ा भयानक निकला, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानने से पहले कि वास्तव में ऐसे क्या हुआ जिसके कारण नौबत द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंच गई, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश राष्ट्र कमज़ोर हो गए थे और अपने कमजोरी को दूर करने का वो प्रयास करने ही लगे थे कि 1929 में की जो आर्थिक मंदी थी, उनसे वो बुरी तरह प्रभावित हो गए। साथ ही रूसी क्रांति, बढ़ते समाजवादी व साम्यवादी मजदूर आंदोलनों के कारण हर देश के समाज में आंतरिक तनाव बढ़ गया था। उन देशों के सामने यह समस्या थी कि वह ऐसा कौन सा रास्ता चुने, उन पर ऐसा कौन सा विचारधारा लागू हो जिससे वह अपना विकास कर सके। उन्हीं दिनों यूरोप में 3 तरह की विचारधाराएं लोगों को प्रभावित कर रही थी, जिसमें पहला था उदारवादी लोकतंत्र, दूसरा समाजवाद व साम्यवाद और तीसरा था दक्षिणपंथ की विचारधाराएं। उदारवादी लोकतंत्र तानाशाही के खिलाफ थे। वे संवैधानिक सरकार के पक्ष में थी। चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होता था, जिसमें चुने हुए सरकार जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता था। सारे कामकाज सरकारी नियमों के तहत ही की जाती थी। इसमें नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से सुरक्षित रहती थी। साथ ही जो जनप्रतिनिधि है, वो जनता का विशेष ध्यान रखने का प्रयत्न करती थी। 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने, किंतु व्यवहार में वह पूरी तरह से सही साबित नहीं हो सका
और उनमें भ्रष्टाचार के माध्यम से धनी वर्ग हावी होने लगे। जीते हुए प्रतिनिधि भी वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे। उदारवादी लोकतंत्र उन्हीं देशों में ज़्यादा सफल था जहां संपन्नता थी और साथ ही साथ सामाजिक तबके के बीच टकराव कम थी, जैसे कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवादी संविधान के विरुद्ध, या यूँ कह सकते हैं कि उदारवादी विरोधी भावनाएं पनपने लगी थी। इन सब से अलग एक बहुत बड़ा ऐसे भी वर्ग था जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसके अंतर्गत छोटे किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान, दुकानदार, छोटे कारोबारी, उद्योगपति और व्यवसायी शामिल थे। एक और यह वर्ग पूंजीपति के बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध थे, क्योंकि उनके नीतियों के कारण ही इन लोगों का व्यवसाय घाटे में चलता था। तो 1929 के आर्थिक मंदी में अगर सबसे अधिक प्रभावित कोई वर्ग था तो वह था यही मध्यम वर्ग। किसानों की ज़मीन नीलाम हो रही थी, छोटी दुकानें और कारोबार बंद हो रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलनों का विरोध करता था, क्योंकि वे निजी संपत्ति के विरोध करते थे, जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ। 1929 के महामंदी के समय यह मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समानता, इन सब बातों के विरुद्ध था। साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह की विचारधाराएं फासीवादी विचारधाराएं कहलाने लगी। इन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली और जर्मनी में फासीवादी पार्टियां उभरने लगी। वैसे फासीवाद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें समान थी। जैसे पहला, वे अति राष्ट्रवादी थे। वे यह जताते थे कि राष्ट्रहित ही एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र का आमतौर पर बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए वे सैन्यवाद और युद्धोन्माद पर जोर देते थे। दूसरी समानता है, वे राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के संघर्ष, जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के प्रति प्रतियोगिता, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म कर देना चाहते थे। ताकि साथ ही राज्य को असीम शक्ति देना चाहता था, ताकि वह इन संघर्षों जैसी बातों को आसानी से हल कर सके। तीसरी बातें हैं, वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे। चौथा, वे लोकतंत्र के विरोधी थे। फासीवादी मानते थे कि चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र, नागरिक समानता व अधिकार आदि सब राज्य के विकास में बाधक है।
इसलिए वे केवल एक दल, एक पार्टी के शासन में ही विश्वास रखते थे। पांचवे है, वे प्रायः पारंपरिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जैसे महिलाओं को बच्चे पैदा कर घर संभालना या अपनी से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना और बड़ों के प्रश्नों के उत्तर देना। इस तरह की बातें फासीवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है।